नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक नए यूट्यूब वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे आरएस मुख्य परीक्षा जो मैंने सीरीज प्रारंभ की है, जिसके तहत मेरा मुख्य उद्देश्य आरएस प्रीलिम से लगाकर आरएस इंटरव्यू तक जो भी जानकारी रहेगी सिलेबस संबंधी और जिस सिलेबस में जो भी टॉपिक रहेंगे उन्हें पूर्ण करने का उद्देश्य रहेगा। तो जुड़े रहिए। आज हम चर्चा करेंगे आरएस मुख्य परीक्षा का जो पेपर सेकंड है उसका जो पार्ट ए है नीति शास्त्र, जहां से अच्छे मार्क्स मेंस एग्जाम में प्राप्त किए जा सकते हैं। लगभग 65 से 70 मार्क्स का ये जो सब्जेक्ट है नीति शास्त्र, वो आरएस मुख्य परीक्षा में शामिल किया गया है। तो उसमें किस तरह से पढ़ा जाए और कैसे अच्छे मार्क्स प्राप्त किया जाए। अगर आप उस जो नीति शास्त्र है उसको बढ़िया पढ़कर इसके बाद जो अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं उनको इन टॉपिकों के आधार पर हल करने की कोशिश करेंगे तो आपको 70 या 65-70 में से आपको 40 प्लस तक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हो। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा। बात यही कि अगर आप वास्तव में आरएस की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको जो भी सिलेबस है, मेंस का सिलेबस, प्रीलिम्स का सिलेबस, सभी सिलेबस पूरी तरह से याद होना चाहिए। सिलेबस का हर एक टॉपिक अगर व्यवस्थित रूप से हमें याद हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए पहले हम नीति शास्त्र जो सब्जेक्ट है पार्ट ए में सेकंड पेपर में, उस नीति शास्त्र के जितने भी टॉपिक है, 9 टॉपिक जैसे जुड़े हुए हैं आरएस मेंस के सिलेबस में, तो उन 9 टॉपिकों को हम सबसे पहले तो उन सब्जेक्ट सिलेबस को याद करते हैं। इसके बाद हम उस प्रत्येक टॉपिक को गहराई से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बताना चाहूँगा, नीति शास्त्र के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे नीति शास्त्र। नीति शास्त्र, एथिक्स, एथिक्स। इसमें जो आरएस का जो नया सिलेबस अपडेट हुआ है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली बात तो आरएस 2026 का जो आरपीएससी ने सिलेबस अपडेट किया है उसमें 2 नंबर के जो मार्क्स थे उनको आरपीएससी द्वारा हटा दिया गया है। इसका मतलब अब जितने भी पेपर होंगे मेंस के उसमें 5 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे, 10 नंबर के मिलेंगे। इसके बाद सीधा जो निबंध हिंदी 40 नंबर का, ये 3 ही नंबर रहेंगे। तो इसका मतलब अभी जो एथिक्स का पेपर होगा मेंस में उनमें क्या क्या है, जैसे मैंने बताया 65 मार्क्स की एथिक्स आरएस 2026 में मिलेगी आपको। 65 मार्क्स में से क्या क्या क्वेश्चंस के डिवाइडेशन है, जैसे 7 क्वेश्चंस आएंगे, 7 क्वेश्चंस आएंगे वो रहेंगे 5 नंबर के, 5 मार्क्स के। तो 7 इंटू 5 बराबर 35 मार्क्स। 35 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे वो 5 नंबर के रहेंगे। क्वेश्चन की टोटल संख्या 7 रहेगी। और इसमें जो शब्द सीमा है सबसे ज्यादा जरूरी है, शब्द सीमा, और वो शब्द सीमा है 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स में लिखना है। इसके बाद जो बाकी 30 नंबर बच गए उसमें से 3 क्वेश्चंस आएंगे, 3 क्वेश्चंस आएंगे और वो 10 मार्क्स के रहेंगे। 10 मार्क्स के रहेंगे तो ये टोटल हो गया 30 मार्क्स। 30 मार्क्स। अब आरपीसी द्वारा पहली बार जो 5 नंबर के क्वेश्चंस है उसमें शब्द सीमा की संख्या 50 वर्ड्स पहले भी थी, अब भी वही है। लेकिन आरपीसी के द्वारा 2026 का जो सिलेबस अपडेट किया गया है उनमें जो 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनमें जो शब्द की सीमा थी वो पहले 100 वर्ड्स थी, लेकिन अब की बार आरपीसी ने बढ़ाकर
कर दी हैं 150 वर्ड्स, 150 शब्द सीमा। ये ध्यान रखना जरूरी है हमारे लिए। ये इस प्रकार के आरपीएससी द्वारा बदलाव किया गया है। तो एथिक्स से 35 और 30 टोटल 65 मार्क्स के क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाएंगे, और आप एथिक्स को बढ़िया कर लेते हो तो आपके 40 प्लस मार्क्स यहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। बहुत ही कम टॉपिक है, 9 टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे वो अप्लाइड क्वेश्चंस आएंगे, जहां पहले बहुत सारे एग्जाम में सिर्फ डेफिनेशन पूछ के भी 5 नंबर या 2 नंबर वाले क्वेश्चन में से इस प्रकार के क्वेश्चन आए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। 2023 और आरएस 2024 का अभी जो पेपर हुआ था उसमें एथिक्स पूरी एकदम अप्लाइड पूछी गई थी। इसका मतलब इन्हें व्यवस्थित शब्द से इन जो सिलेबस है उनके जितने भी शब्द सीमा है या सिलेबस के जितने भी टॉपिक है उन शब्दों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, और हर एक शब्द पर हमें 150 शब्दों का मतलब आंसर राइटिंग करके प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि जब क्वेश्चंस आए एग्जाम में तो हम उन्हें आराम से हल कर पाए। अब मैं बताऊंगा एथिक्स का जो सिलेबस है वो 2026 में क्या रहेगा, क्योंकि इसमें लगभग वही सिलेबस है जो पहले से चलता आ रहा है, लेकिन 3-4 टॉपिक चेंज हुए जिनको मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो एथिक्स, इसका पहला टॉपिक रहेगा नीतिशास्त्र एवं मानवीय मूल्य। नीतिशास्त्र एवं मानवीय मूल्य, इसमें हमें पढ़ना है नीतिशास्त्र एवं मानवीय मूल्य। हम जो मानवीय मूल्य वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, जैसे सबसे पहले जो नाम आएगा वो है महापुरुषों से, फिर समाज सुधारक, एवं जो प्रशासनिक सेवा में लोग हैं जैसे प्रशासक बोल सकते हैं हम। प्रशासक के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है, कि जीवन से प्राप्त शिक्षा, जीवन से प्राप्त शिक्षा। फिर इसी में अगर मान लो कोई बच्चा परिवार में जन्म लेता है तो परिवार में उनको क्या क्या मानवीय मूल्य सीखने मिलते हैं। इसके बाद जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उनको अपने जो पड़ोसी है उनके बारे में बताया जाता है कि उनका क्या संबंध है। तो जो समाज है, समाज में जितने भी लोग रहते हैं उस समाज से बच्चा क्या मानवीय मूल्य सीख सकता है। इसके बाद जब बच्चा आगे स्कूली शिक्षा के लिए जब शैक्षणिक संस्थाओं में जाता है तो वहां पर क्या शिक्षा प्राप्त करता है, इनके बारे में पढ़ना है। तो परिवार, सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं का का मानवीय मूल्य विकसित करने में योगदान, विकसित करने में योगदान। ये तो है पहला टॉपिक एथिक्स का। दूसरे नंबर का टॉपिक रहेगा एथिकल कॉन्सेप्ट, नैतिक संप्रत्यय। नैतिक संप्रत्यय, नैतिक संप्रत्यय, इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो इसमें 5-6 अवधारणा है जिसके बारे में आरपीएससी हर साल मेंस के एग्जाम में एक अवधारणा के बारे में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें रीत और ऋण की अवधारणा, रीत और ऋण की अवधारणा, ऋण की अवधारणा। सेकंड नंबर पे
जो आरपीएससी के द्वारा नया सिलेबस के टॉपिक जुड़े हैं उनको मैं लिखने का प्रयास करूंगा अलग पेन से, ताकि आपको पता रहे। कर्मवाद से प्रेरण की अवधारणा, कर्मवाद से प्रेरण की अवधारणा इसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो है कर्तव्य की अवधारणा, तथा शुभ एवं सद्गुण की अवधारणा। विस्तार से इन हर एक टॉपिक के बारे में बाद में चर्चा भी करूंगा। एक बार आपको सिलेबस बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद जो थर्ड नंबर का टॉपिक रहेगा वो रहेगा निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की भूमिका। सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, और असंलिप्तता का दार्शनिक आधार, उदार समाज, पारदर्शिता, मीडिया और नौकरशाही। ये एथिक्स का तीसरा टॉपिक जो आरएस मेंस के सिलेबस में है। अब मैं बात करूंगा चौथा टॉपिक, और चौथा टॉपिक बहुत ही बढ़िया है, भगवत गीता से संबंधित। भगवत गीता का नीति शास्त्र क्या कहता है, भगवत गीता में क्या क्या बताया गया है, वहां पर क्या सही है क्या गलत है, छोटी छोटी कहानियों के बारे में, जिस तरह से जो भगवान कृष्ण है वो उनके पांडव या अर्जुन को बताते हैं क्या कि हमें निष्काम काम करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जहां पर जब अर्जुन विवश हो जाता है कि मेरे अपने पर ये किस तरह से तीर चलाऊं, तो उस समय भगवान जो कृष्ण रहते हैं वो बताते हैं। तो भगवत गीता का नीति शास्त्र क्या है और भगवत गीता का नीति शास्त्र का प्रशासन में किस तरह से उपयोग किया जाता है, इसके बारे में जो ये चौथा टॉपिक है वो रहेगा। तो रहेगा चौथा टॉपिक भगवत गीता का नीति शास्त्र एवं प्रशासन में उपयोगिता। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए मेरा आपको बेस्ट सुझाव ये है कि आपको भगवत गीता का जो सार है वो हमें व्यवस्थित रूप से पढ़ना चाहिए। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो भी मिल जाएंगे जो महाभारत के हैं, तो महाभारत को अच्छी तरह से देख लेते तो भी ये टॉपिक के जो इसके अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं उनको हमें करने की क्षमता विकसित होती है आराम से। तो जो भी भगवत गीता देखने के इच्छुक हैं वो देख सकते हैं। इस टॉपिक में आपकी बहुत सारी जानकारी ऐड करने में आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद 5वें नंबर का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गांधी जी के बारे में। गांधी जी का नीति शास्त्र, गांधीयन एथिक्स, गांधी जी का
नीति शास्त्र। किस तरह से गांधी जी ने समाज को अपने जो मूल्य दिए, सत्य, अहिंसा। गांधी जी की बात करें तो गांधी जी हमेशा अहिंसक अराजक में क्या थे, और गांधी जी हमेशा राज्य की बात करते ही नहीं थे, क्योंकि जो राज्य होता है वो कानून बनाता है, नियम बनाता है, और नियम लोगों पर लागू होते हैं, तो लोग स्वतंत्र नहीं होते, ऐसा गांधी जी का मानना था। तो गांधी जी अराजकतावाद। गांधी जी के बाद बात करेंगे, गांधी जी के नीति शास्त्र के बाद छठा नंबर का जो टॉपिक आएगा वो रहेगा जो विश्व। मैं इसको ब्लैक से लिखने का प्रयास करूंगा। भारतीय एवं विश्व के नैतिक चिंतकों, नैतिक चिंतकों एवं दार्शनिक, दार्शनिकों का योगदान। इसमें विश्व स्तर पर हम पढ़ेंगे प्लेटो, सुकरात के बारे में, अरस्तु के बारे में। साथ ही इंडिया में जो समाज सुधारक रहे, जिनमें स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और भी जितने हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके विचार के बारे में पढ़ेंगे, उनके मानवीय मूल्य किस तरह से है, और समाज में उनके जो विचार हैं उनसे सामाजिक रूप से लोग क्या क्या सीख सकते हैं, इनके बारे में व्यवस्थित रूप से पढ़ाया जाता है। इसके बाद जो 7वें नंबर का टॉपिक रहेगा वो रहेगा 7वें नंबर का टॉपिक रहेगा प्रशासन या प्रशासनिक निर्णय में, प्रशासन में प्रशासन में नैतिक चिंता, नैतिक चिंता, द्वंद एवं चुनौतियां। जब हम प्रशासनिक किसी भी प्रकार का निर्णय लेते हैं तो हमारे सामने बहुत बार द्वंद खड़ा हो जाता है कि हम कर रहे वो सही है गलत है, क्योंकि कभी कभी कानून के अनुसार वो सही रहता है, लेकिन जब एथिकल दृष्टि से हम देखते हैं तो हमें वो गलत लगता है। कभी कभी एथिकल दृष्टि से सही होता है लेकिन कानून की नजरों में वो गलत होता है। उस समय हमारे सामने किस प्रकार की एथिकल जो एंजाइटी है और इसके बाद जो द्वंद है वो किस प्रकार से उत्पन्न हो जाते हैं, और उस समय हमें किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उनको दूर करने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए, वो इस टॉपिक में पढ़ाया जाता है। साथ ही प्रशासन में, प्रशासनिक निर्णय में, निर्णय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब बौद्धिकता, कृत्रिम बौद्धिकता, कृत्रिम बौद्धिकता बनाम वर्सेस अंतर विवेक, अंतर विवेक, इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। साथ ही जो 8वां टॉपिक रहेगा, 8वां टॉपिक वो रहेगा प्रशासन में। इसमें थोड़ा जो नया टॉपिक है वो ऐड हुआ है तो उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। इसमें 2-3 टॉपिक नए ऐड हुए, जैसे प्रशासन में जो कृत्रिम बौद्धिकता बनाम अंतर विवेक है, वो वैसे मेरे हिसाब से देखें तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन ये जो टॉपिक है वो नया ऐड हुआ है। जिस तरह से ये नया ऐड हुआ है 2016 में, कर्मवाद से प्रेरणा की अवधारणा वाला टॉपिक नया ऐड हुआ है, ठीक उसी तरह से अब जो 8वां टॉपिक रहेगा वो रहेगा नैतिक निर्णय प्रक्रिया, नैतिक निर्णय, निर्णय प्रक्रिया। उस समय क्या क्या आपको तकलीफें पड़ेगी, साथ ही आप क्या सॉल्यूशन करोगे, किसी भी प्रकार का एथिकल रूप से आप निर्णय ले रहे हो तो उसके दूरगामी परिणाम को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले न्याय किस तरह से मिल पाएगा, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, फिर मानवीय चिंता,
आप निर्णय ले रहे हो, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मानवीय चिंता। और आपको फिर उस निर्णय के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका शासन के प्रति जो जवाबदेही है वो भी तय करनी पड़ेगी। तो शासन में जवाबदेही, जवाबदेही शासन में जवाबदेही। और एक नया टॉपिक जुड़ा है वो है उपकरण परक बौद्धिकता बनाओ, उपकरण परक बौद्धिकता बनाओ, मूल्य परक बौद्धिकता, मूल्य परक बौद्धिकता। और लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा, जितने भी ये ऊपर के 8 टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, उन 8 टॉपिक को अच्छे तरह से समझते हुए अगर केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आते हैं तो इनका अप्लाइड यूज करते हुए उन क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। तो अपन लिख सकते हैं उपर्युक्त विषय आधारित, उपर्युक्त तथ्यों पर आधारित केस स्टडी, केस अध्ययन, केस अध्ययन। हालांकि आरपीएससी द्वारा अब तक आरएस 2016 से लगाकर आरएस 2024 तक जो 9वां टॉपिक है वहां से अब तक एक भी क्वेश्चन नहीं है, जबकि यूपीएससी द्वारा हर साल केस स्टडी का एक सवाल मेंस में पूछा जाता है। जो ये एथिक्स का पूरा पूरा सिलेबस है वो यूपीएससी से उठाया गया है, यूपीएससी के सिलेबस से। यूपीएससी में बस इसकी जो टॉपिक्स की संख्या है वो ज्यादा है, सिलेबस थोड़ा बड़ा है, लेकिन आरपीएससी द्वारा इसको कम रखा गया है। यूपीएससी में पूरा पूरा एक पेपर होता है एथिक्स का, 200 मार्क्स का, 250 मार्क्स का, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सेकंड पेपर में 65 मार्क्स की, कितने मार्क्स की, 65 मार्क्स की एथिक्स को रखा गया है। और मैंने बताया कि इसमें इस बार जो आरएस 2026 का नया सिलेबस है, न्यू स्कीम जारी की है, उसमें एथिक्स से 7 क्वेश्चन आएंगे, वो 5 नंबर के रहेंगे, फिर बता रहा हूँ, और टोटल मार्क्स रहेगा 35 मार्क्स। और इनकी जो ये 7 क्वेश्चन आएंगे उनके उत्तर की शब्द सीमा रहेगी 50 वर्ड्स, मतलब लगभग 5 लाइनों में उसके उत्तर लिखने हैं। इसके बाद जो 3 क्वेश्चन आएंगे वो 3 क्वेश्चन 3 इंटू 10 मार्क्स के रहेंगे, और ये टोटल होगा 30 मार्क्स। और इनमें जो शब्दों की सीमा रहेगी वो रहेगी 150। फिर बोल रहा हूँ, पहले लगभग एक पेज मतलब 100 शब्दों में उसका उत्तर लिखना था, चाहिए था, मतलब जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते थे, लेकिन आरपीएससी द्वारा अब की बार बदलाव किया गया है। तो आप ये जरूर बात ध्यान रखें, जो 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, उनमें शब्दों की सीमा रहेगी 150 तक। तो इस तरह से ये पूरा पूरा जो टॉपिक है वो नीति शास्त्र के बारे में है। नीति शास्त्र पूरी पूरी एक सब्जेक्ट दे रखी है, उसमें ये 9 टॉपिक है वो आपके आरएस मेंस के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेंगी। इन्हें हर एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ना चाहिए। नीति शास्त्र क्या है, मानवीय मूल्य, जिसमें सत्य, अहिंसा, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सहानुभूति, ये जितने भी मूल्य है उनके बारे में पढ़ना चाहिए। कभी कभी आरपीएससी द्वारा मानवीय मूल्य क्या है 5 नंबर का सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उस समय हमें पूरा लिखना चाहिए। फिर महापुरुषों के जीवन से, जैसे महापुरुष में आगे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के जीवन से हम क्या सीखते हैं, संघर्ष, ये मूल्य उनके जीवन के मूल्य, संघर्ष है, सत्य है, अहिंसा है, इसके बाद किसी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। तो महात्मा गांधी के जीवन से उनके 10 एकादश व्रत है, उनके बारे में हमें पूरा पूरा पढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी ने 7 पाप की अवधारणा दे रखी है, तो ये पूरे पूरे उनके जीवन के मूल्य है। हमसे हमको उनसे क्या सीखने मिलता है वो हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही पूछा जाता है। फिर समाज सुधारक, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राममोहन, उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है। जैसे अंधविश्वास को छोड़ो, इसके बाद जो वैज्ञानिक या तात्विकता के आधार पर आगे बढ़ो, ये सभी इनके इन महापुरुषों के विचार है।
इसके बाद प्रशासक, हमारे आसपास बहुत सारे प्रशासक ऐसे हमें देखने मिल सकते हैं या मिले हैं अब तक, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे हमारे राजस्थान के बहुत बड़े आईएएस अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र सोनी जी का नाम आता है, जो जिनको अभी साहित्य पुरस्कार भी मिला हुआ है राजस्थानी भाषा के लिए। तो उनका जो मैंने आज तक सुना है और मैंने आसपास देखा है उनकी कार्यशैली को, तो उनका जो कार्य करने का तरीका वो पूरे पूरे लोगों में, इसके बाद पूरे पूरे सरकार में बहुत ही अलग ही बना हुआ है। और सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, पॉलिसी है, उनको ठेठ धरातल के अंतिम धरातल में अंतिम लोगों तक पहुंचाने का कार्य वो कर रहे हैं। इसलिए उनके प्रशासनिक जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके बाद परिवार, मैंने बताया था, अब कोई भी बच्चा परिवार में जन्म लेता है तो परिवार में बड़ा होता है, परिवार में जो भी बातें वो सीखता है, फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है, फिर वो परिवार से, उस परिवार के लोग उनके समाज से रूबरू कराते हैं, और सामाजिक जो मूल्य हैं वो धीरे-धीरे सीखता है। समाज में रहना, समाज में किस तरह से बोला जाता है, समाज में किस तरह से अपना जो व्यवहार है उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये पूरी सभी बातें वो सामाजिक रूप से सीखता है। इसके बाद जब और बड़ा हो जाता है तब वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है, शैक्षणिक संस्थाओं में जाता है, तो फिर शैक्षणिक मूल्य क्या है वो पूरे-पूरे सीखता है। तो उन ये सभी विकसित करने में, मानवीय मानवीय मूल्य को विकसित करने में इनका क्या-क्या योगदान है? पूरा नीतिशास्त्र, क्योंकि हम मानव की बात करें तो मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर वो बहुत सारी बातें सीखता है, ठीक है? इसके बाद जो एथिकल कॉन्सेप्ट है उसमें से 5-6 टॉपिक दे रखे हैं। रीत की अवधारणा, ऋण की अवधारणा हम पढ़ेंगे, ऋण, पितृ ऋण, ये 3 प्रकार के ऋण होते हैं, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ठीक है? रीत की अवधारणा कहाँ है, जहाँ आरएस मेंस में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? इसके बाद कर्मवाद से प्रेरण की अवधारणा, ये आरबीसी द्वारा जो नया टॉपिक जोड़ा गया वो है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर कर्तव्य की अवधारणा, कर्तव्य और दायित्व, हमें क्योंकि कर्तव्य और दायित्व की बात करें तो एक दूसरे के पूरक हैं, उसके बारे में हमें पूरा पढ़ना है। शुभ एवं सद्गुण की अवधारणा, जहाँ पर हम बात करेंगे दार्शनिक, पाश्चात्य दार्शनिक के बारे में, जिनमें नाम आता है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या शुभ है, सद्गुण क्या है, सद्गुण की मध्यवर्ती अवधारणा क्या है, सुकरात क्या मानते हैं सद्गुण को, ठीक है? उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की भूमिका। कभी कभी जो नीति शास्त्र है उसमें हम जो निजी बातें होती हैं या सार्वजनिक कोई कार्य होता है तो उनमें किस तरह से हम सामंजस्य बिठाकर काम करें, ठीक है? सार्वजनिक काम के समय भी हम निजी कार्य को अगर प्राथमिकता में है तो वो किस तरह से उसको साथ लेकर चले, इसके बारे में पढ़ना है। फिर सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, असंलिप्तता का दार्शनिक आधार, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। उदार समाज क्या है, पारदर्शिता क्या है, मीडिया और नौकरशाही, उनसे रिलेटिव जो अप्लाइड क्वेश्चंस बनने की प्रबल संभावना रहती है। फिर भगवत गीता का नीति शास्त्र एवं प्रशासन में उपयोगिता, भगवत गीता के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे और इस भगवत गीता क्या कहती है, भगवत गीता का जो सार है वो क्या है, और भगवत गीता से हम कौन कौन से मूल्य हम सीख सकते हैं उनके बारे में पढ़ना है। गांधी जी का नीति शास्त्र, गांधी जी के बारे में पूरी दुनिया जानती है, और गांधी जी ने गांधी जी के जीवन से जो मानवीय मूल्य है उनको हमें ग्रहण करना चाहिए। साथ ही उनके जो मानवीय मूल्य है कौन कौन से, उनके बारे में हम डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद भारतीय एवं विश्व के नैतिक चिंतकों एवं दार्शनिकों का योगदान, इसमें वही आगे फिर वापस जो दार्शनिक, पाश्चात्य दार्शनिक के बारे में अधिकतर पढ़ाया जाता है, इसमें भारतीय दार्शनिक के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रशासन में नैतिक चिंता, द्वंद एवं चुनौतियां, किस तरह की एक प्रकार की कंडीशन आती रहेंगी तो हमें किस तरह से सामना करना चाहिए। प्रशासनिक निर्णय में कृत्रिम बौद्धिकता एवं अंतर्विवेक, कभी कभी एआई और अगर हमारे मन की आत्मा, उन दोनों में से भी द्वंद उत्पन्न हो जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो हमें अंतर्विवेक के आधार पर किस तरह से निर्णय लेना चाहिए। इसके बाद नैतिक निर्णय प्रक्रिया, हम एथिकल रूप से कोई निर्णय ले रहे हैं तो उनके बारे में दूरगामी परिणाम क्या होंगे, उसका जो जस्ट आगामी परिणाम है वो क्या रहेगा, इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। उसमें जो हम निर्णय ले रहे हैं उसमें क्या हम सामाजिक रूप से उसका न्याय कर रहे हैं, क्या क्या हम मानवीय चिंता उत्पन्न हो सकती है क्या,
जो भी निर्णय ले रहे उसके बाद। इसके बाद शासन में अगर वो कानूनी रूप से, क्योंकि नीति शास्त्र और जो लॉ है वो कहीं न कहीं एक दूसरे के पूरक भी मान सकते हैं अपन, ठीक है? क्योंकि हम एथिक रूप से या एथिकल रूप से कोई भी काम करते हैं तो उसका कहीं न कहीं जो कानून है उसका कहीं न कहीं नियमों के अनुसार उसका नियम के अनुसार वो कहीं न कहीं वापस वो बंधा रहता है। तो जो नैतिक नैतिक दृष्टि से हम कुछ बात सही कहते हैं, वो कानूनी रूप से गलत भी हो जाती है। और कानून के रूप से कोई बात गलत होती है वो एथिकल रूप से सही भी होती है। तो उस समय हमें किस प्रकार के मतलब निर्णय लेना चाहिए। इसके बाद उपयुक्त जितने भी ये पूरे जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं 8, उसके अनुसार अगर केस स्टडी वाला सवाल आ जाता है तो उस सवालों को हमें किस तरह से हल करना चाहिए, इसके बारे में हमें इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए इन टॉपिकों को। इसके बाद हम हल कर पाते हैं। तो आगामी प्रयास यही रहेगा कि जितने भी ये 9 टॉपिक है उन 9 टॉपिकों को अच्छी तरह से हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करेंगे। और मैं पूरा जो हर एक टॉपिक है उसमें छोटे-छोटे टॉपिक को डिवाइड करके लगभग 30-40 वीडियो बनाकर एथिक्स को पूरा अपन कर लेंगे, ताकि जो भी आप तैयारी कर रहे हो एक बार आप इस वीडियो को अधिक सुनने का प्रयास करें, लिखें नहीं। इसके बाद लेकिन पहली बात है कि जो भी एथिक्स का सिलेबस है, उस सिलेबस को अच्छी तरह से याद ज़रूर करें, क्योंकि सिलेबस हमें याद होना ही चाहिए। मैं एथिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आरएस मेंस के जितने भी 16 सब्जेक्ट हैं, उन 16 सब्जेक्ट तक का जितना भी ये सिलेबस है, उन सिलेबस को पूरी तरह से अच्छी तरह से याद होना चाहिए। याद होने के बाद हर एक टॉपिक के बारे में हमें ये सोचना चाहिए क्या-क्या अगर 100 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो क्या मेरे में वो क्षमता है, मैं 150 शब्द लिख सकता हूँ क्या इसके बारे में? तो हर एक टॉपिक के हर एक शब्द पर तुम्हें 150 शब्द का आंसर लिख कर तैयार होना चाहिए। तो हम जब पेपर होगा मेंस का तो उसमें अच्छी तरह से लिख सकते हैं। और एथिक्स पूरी अप्लाइड होती है, यहाँ किसी भी प्रकार के डाटा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यहाँ पर अच्छे मार्क्स पाए जा सकते हैं। जैसे मेरे पास 2021-2023 की किताब है, जो प्रश्न पत्र है, उनमें मेंस में एथिक्स से संबंधित क्या-क्या क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। जैसे मेरे पास ये है आरएस मेंस 2021 की कॉपी, उसमें एथिक्स के क्या-क्या सवाल आए और मुझे उसमें कितने मार्क्स मिले, वो बताने का प्रयास करूँगा। जैसे यहाँ पर पहला ही टॉपिक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्रशासनिक कर्तव्य के निर्वहन में स्थित प्रज्ञ की संकल्पना की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर एक टॉपिक था स्थित प्रज्ञ की, जब भी हम नैतिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो यहाँ पर था, उस टॉपिक को आरपीएससी द्वारा इस बार हटा दिया गया है, इसलिए यहाँ पर संभावना बनने की संभावना नहीं रहती क्वेश्चन बनने की। बुद्ध की कौन सी शिक्षा आज सर्वाधिक प्रासंगिक है और क्यों? ये दूसरा प्रश्न था। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे जब नया पुराना पैटर्न था तब। उसके बाद 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन था, नैतिक द्वंद से आप क्या समझते हो? मतलब जो यहाँ पर जो सिलेबस है, सिलेबस में सीधा टॉपिक लिखा हुआ है, ये रहा नैतिक चिंता एवं द्वंद। तो नैतिक द्वंद मतलब सीधी डेफिनेशन उठाइए, वो भी 2 नंबर की। इसके बाद प्रशासनिक जीवन में ऋण के नैतिक आदर्श की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। मतलब ऋण के बारे में क्वेश्चन आया था, ये 2021 के बारे में आया था, 2021 के पेपर में आया था, 2018 के पेपर में आया था, इसके बाद 2023 के पेपर में आया था, 2024 के पेपर में फिर क्वेश्चन आया। इसका मतलब ऋण की अवधारणा हमें अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए। मैं तो इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी टॉपिकों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो भगवत गीता का हर आरएस मेंस के पेपर में भगवत गीता से संबंधित एक क्वेश्चन रहता है, चाहे वो 10 नंबर का मिल सकता है अपन को, या फिर 5 नंबर का मिल सकता है, 2 नंबर का मिल सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं, 5-7 नंबर के क्वेश्चंस भगवत गीता से आते हैं। जैसे भगवत गीता का अनासक्ति सिद्धांत किस रूप में एक प्रशासक के जीवन में सार्थक है, ये क्वेश्चन आया था 2 नंबर का, और यहाँ पर मुझे नंबर मिले 1.5। मैंने लिखा था, भगवत गीता का अनासक्ति सिद्धांत एक प्रशासक के जीवन में सार्थक है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार एक प्रशासक को अपने कर्तव्य को भी अनासक्ति सिद्धांत की तरह प्रशासनिक सेवा के समय व बाद में भी बनाया रखना जरूरी है। मतलब प्रशासनिक सेवा में अपन रहे
तो उस समय क्या क्या करना चाहिए, बाद में इसके बाद भी क्या करना चाहिए, इसके बारे में ये बताया गया है। फिर इसके बाद जो छठा क्वेश्चन है वो मनुष्य, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर के क्वेश्चन पहले 2 मार्क्स के आते थे, लेकिन अब की बार ऐसा है नहीं। मनुष्य की नैतिक उन्नति समाज के सर्वांगीण उन्नति पर निर्भर करती है। विवेचना कीजिए, मतलब जो मनुष्य की नैतिक मूल्य है वो समाज के द्वारा उनको क्या क्या, समाज उनको विकसित करने में क्या भूमिका अदा करता है। ये क्वेश्चन सीधा यहाँ से पूछा गया है। तो इसमें मेरे को 5 में से 3 नंबर मिले हैं। इसके बाद परिवार मनुष्य के नैतिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था और वो भी सीधा यहाँ से उठाया गया था कि एक परिवार से बच्चा क्या क्या सीखता है। परिवार बच्चे के जीवन की पहली पाठशाला होती है, तो वहां से बच्चे क्या क्या मानवीय मूल्य बच्चे में विकसित किए जा सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पूछा है और मुझे वहां 5 में से 3 मार्क्स मिले। इसके बाद ये पाश्चात्य दार्शनिक के बारे में बताया गया। कांट किस प्रकार सापेक्ष एवं निरपेक्ष आदेश के आधार पर अंतिम सुख की व्याख्या करते। सुख और सद्गुण वाला जो टॉपिक है वहां पर दार्शनिकों के जो कथन है उनके अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है और ये 5 नंबर का था, वहां पर मेरे को 2.5 नंबर मिले। इसके बाद 9वां प्रश्न था, आमतौर पर एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम बुनियादी जरूरतें क्या मानी गई है। इस न्यूनतम को सुनिश्चित करने में एक प्रशासक की क्या जिम्मेदारी होती है। मतलब जो सरकार की योजना है, क्योंकि एक मानव या गरीब व्यक्ति को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये मूलभूत 3 चीजें होती है। तो उनको बहुत सारी जगह क्या होती है, अगर वो लोग हासिल नहीं कर पाते हैं तो सरकार अपने माध्यम से जो लोक कल्याण के मार्ग से सरकार उन लोगों तक, धरातल तक वो योजनाएं पहुंचाने का कार्य करती है। तो उसमें प्रशासक की क्या भूमिका है, ठीक है। तो प्रशासक उसमें मतलब जो सरकार की योजनाएं है उनको प्रशासक धरातल पर या उस व्यक्ति तक कैसे पहुंचाए, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है वो है लोक सेवा की उत्कृष्टता के लिए आवश्यक प्रमुख नैतिक मूल्य क्या है। मतलब जो लोगों की सेवा है उसको और ज्यादा उत्कृष्ट, बहुत अच्छा बनाने के लिए नैतिक मूल्य क्या है। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, मुझे उसमें 4 नंबर मिले। मैंने उन मूल्यों के नाम लिखे और मैंने 9 मूल्य लिखे। पहला लिखा है ईमानदारी, दूसरा सत्यनिष्ठा, तीसरा पारदर्शिता, समाजसेवी, भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास, मानव कल्याण की सोच, आदर्शवादी सोच, निष्काम कार्य की प्रवृत्ति और हितकारी बनना। ये जो मैंने 9 शब्द लिखे हैं, नैतिक मूल्य लिखे हैं, उनके अकॉर्डिंग मुझे 5 में से 4 मार्क्स मिले हैं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन जो 30 नंबर का मतलब 10 मार्क्स का होता है, जैसे अभी भी है, मैंने बताया था 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे और वो टोटल 30 नंबर के। तो ये वाला पैटर्न तो पहले की तरह ही है, जो बदलाव हुआ है वो आगे के क्वेश्चंस में ही हुआ है, ठीक है। पहला प्रश्न है, अनिवार्यता संबंधित होने के कारण साधनों को साध्य से पृथक नहीं किया जा सकता है, अतः वास्तविक और अस्थायी सफलता के लिए दोनों का शुभ होना आवश्यक है। गांधी जी के नीति शास्त्र में उक्त टिप्पणी को स्पष्ट कीजिए। मतलब जो गांधी जी का नीति शास्त्र है उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद जो 12वां क्वेश्चन है वो है नैतिक निर्णय लेने में महत्वपूर्ण कारकों को समझाइए। आप कोई भी एथिकल निर्णय ले रहे हो तो उसमें क्या क्या कारक आएंगे उनको पूरे पहले समझाना है। यदि नैतिक निर्णय प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध हो तो आप दोनों में से किस प्रकार का समन्वय करेंगे। कभी कभी हो जाता है कानून और नैतिक जो निर्णय है उन दोनों में टकरावट आ जाती है, टकराव आ जाता है, तो उसमें से आप अपना विवेक का इस्तेमाल करके ऊपर किसको रखेंगे, कानून को ऊपर रखेंगे या फिर नैतिक निर्णय, या जो एथिकल जो अपने रहते हैं अपने अंतर्विवेक का उपयोग करेंगे, उसके लिए क्या कर सकते हो, ठीक है। उदाहरण के साथ समझाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 12वां है वहां पर है, एक दूसरे की सफलता बेहतर प्रशासन के लिए सीख देती है, इस कथन का विश्लेषण उदाहरण कीजिए, ठीक है। इसके बारे में ये 10 नंबर का क्वेश्चन था और 100 शब्दों में लिखने का था, ठीक है। तो ये जो एथिक्स का पेपर था 2021 वाला, उनमें क्या क्या क्वेश्चन आए और ये मेरी आरपीएससी के द्वारा मेरे द्वारा मंगवाई गई बुक्स है, उनको मैंने क्या उत्तर लिखा है उनके आधार पर बदलने का प्रयास किया।
तो एथिक्स में मुझे जो नंबर मिले 65 में से वो मिले 39 नंबर, 39 नंबर मिले थे मेरे को। पहली बार मैंने मेंस का दिया था और मुझे 65 में से 39 मार्क्स मिले थे एथिक्स वाले पेपर में। ठीक है, तो आप इस सीरीज में बने रहिए। हमें अब आगे से, जैसे एथिक्स का मैंने सिलेबस के बारे में पूरा पूरा बता दिया, और फिर एथिक्स के हर एक मैं यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जहां पर एथिक्स के सभी टॉपिक को क्रम से अपन सेट करते जाएंगे। जब भी समय मिलेगा एथिक्स के जितने भी टॉपिक हैं मेंस के, उनके मैं वीडियो बना के प्लेलिस्ट में सेव कर दूंगा। अगर आप कहीं काम करते वक्त भी इनसे सुनते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगी। सबसे पहला वापस मैं कहना चाहूंगा कि आप जो सिलेबस है उस सिलेबस को पूरा पूरा जिस तरह से मैंने याद किया वैसे सिलेबस को लिख कर याद करें, क्योंकि सिलेबस पूरा याद होगा तभी हम मेंस के लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वाले सीरीज में बने रहे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें एंड लाइक करें, और हो जाए समय मिले तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को। धन्यवाद।